हेलो एंड वेलकम बैक टू द सेवियर्स एकेडमी चैनल। और आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। और आज हम रिवीजन मैराथन शुरू करेंगे। आज से हम 10th क्लास, जैसा कि आपको पता है सभी को कि 10th क्लास बोर्ड एग्जाम्स पास में आ रहे हैं और मैथ्स की रिवीजन क्लासेस हम आज से शुरू करेंगे। आज जो हमारा सबसे पहला चैप्टर रहेगा मोटिव ऑफ स्टडी, दैट विल बी रियल नंबर्स। इससे पहले कि हम स्टार्ट करें, आपके पास स्क्रीन पे एक पेज शो होगा। आप वीडियो पॉज करके उस पेज को टैली कर सकते हैं, जिसमें आपकी मार्किंग स्कीम दी हुई है, किस किस चैप्टर में कितने कितने मार्क्स इन्वॉल्व हैं। अगर आप उस बेस पे भी स्टडी करना चाहते हैं तो यू कैन हैव अ सेलेक्टिव स्टडी फ्रॉम वेरियस वीडियोज़ ऑफ द चैनल। आपके पास खूब सारे वीडियोज़ अभी इसके बाद और आएंगे, तो आप उस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि आप सब्सक्राइब्ड हों हमारे चैनल के और बेल आइकन आपने दबाया हुआ हो, बिकॉज ऑलमोस्ट डेली हम लोग अब अपलोडेशन करने वाले हैं ताकि आपको किसी भी प्रकार की तैयारी में कमी नहीं महसूस हो। अगर इसके अलावा भी आपको कभी कोई डाउट हो या कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सेवियर्स एकेडमी के ऑफिशियल नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज करिएगा तो हम आपको सॉल्यूशंस के साथ विल बी इन टच विद यू। एंड इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरह की डिफ़िकल्टी लगती है किसी क्वेश्चन में, तभी भी आप बेझिझक होकर कमेंट सेक्शन में भी आप पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कमेंट सेक्शन से आप तक पहुँच सकें। चलिए शुरू करते हैं। फिर आज का सबसे पहला टॉपिक है रियल नंबर। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ रियल नंबर की, तो यहाँ पर हमने मोटा मोटी तौर पे हमने 2-3 चीज़ें यहाँ पर देखी थी शुरुआत के चैप्टर में कि HCF है, LCM है। बट इससे पहले हम आगे बढ़ेंगे तो हम मेन पार्ट्स जो चैप्टर के मेन टॉपिक्स उसको कवर करेंगे। तो पहला आता है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और उसके साथ ही जुड़ा हुआ है यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अभी मैं बात करता हूँ यूक्लिड्स डिवीजन लेमा की। तो लेमा बेसिकली एक लॉजिकल रीजनिंग है और जो हम लोग शुरुआत से करते हैं, जैसे कि हमें पता है कि जैसे डिवीजन हम लोग करते थे, कोई भी 2 नंबर का डिवीजन करते हैं तो एक क्वेश्चन आता है और एक रिमाइंडर आता है। और इसका टेक्निकल फॉर्म, अगर रिटन फॉर्म अगर मैं बोलूँ कि इसको एक एब्रीविएशन में हमको लिखना है, तो आप जैसा देख सकते हो, B इज़ डिवाइडिंग A एंड Q इज़ द क्वेश्चन एंड BQ इज़ द थिंग दैट इज़ कमिंग इन बिटवीन एंड लास्ट में रिमाइंडर जो आ रहा है हमारे पास वो R आ रहा है। सो अब हम अगर इसको एब्रीविएशन फॉर्म में देखेंगे तो किस तरह लिखोगे आप, A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R, वेरी कॉमन। तो इसी का यूज़ करते हुए हम वापस से यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिदम में इसका यूज़ लेंगे और इस एल्गोरिदम से बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं कि डिफाइन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा एंड फाइंड द HCF ऑफ 2 नंबर्स। तो अब ये स्टेटमेंट A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R आपको याद रखना है, वेयर R की वैल्यू वैल्यू ऑफ R लाइज बिटवीन 0, या तो वो 0 होगी या 20 से छोटी होगी। तो बात करते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को हम यूज़ कैसे करेंगे। तो इसको यूज़ करना सिर्फ एक ही चीज़ में कि भाई HCF निकालना है, फॉर एग्जांपल 80 और 99 का या किसी भी 2 नंबर का, तब हम इसी मेथड को यूज़ करेंगे। अभी सिंपल एग्जांपल, अगर हम एग्जांपल के तौर पे अगर हम समझना चाहें तो आपकी स्क्रीन पर हम एग्जांपल देखते हैं। सो वी हैव 2 and 4 और 2 और 4 का निकालना है, तो हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, 4 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे अगर रिमाइंडर 0 आ गया किसी क्वेश्चन में, तब तो डायरेक्टली आपका जो यहाँ पर टर्म है, जो आपका डिवाइज़र है B, यहाँ पर डिवाइज़र क्या है हमारे पास, A इज इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, BQ प्लस R। तो यहाँ पर आपका डिवाइज़र क्या है, B, ये रहा 2। सो 2 आपका क्या हो गया, HCF ऑफ 2 and 4 इज 2। इसी तरह से हम बात करते हैं 71 एंड 70 ले लेते हैं, 70 एंड 5। अब अगर डिवाइज़र की बात करें तो यहाँ पर डिवाइज़र होगा 5 और A हमारा ये रहा, A इज इक्वल्स टू BQ, B इंटू क्या आएगा यहाँ पर 70, जल्दी से बताइए, 14, यस, इंटू 14 प्लस 0। ठीक है। सो वी हैव 5 एज, यहाँ 0 आ गया हमारे पास, जो ये 5 है ये क्या बन जाएगा हमारा HCF। सो अब बात करते हैं कि अगर 0 नहीं आएगा, अब यूक्लिड्स डिवीजन लेमा में अगर 0 नहीं आ रहा, तो हमारे का एक ही स्टेटमेंट है, अगर R की जगह कोई भी दूसरी वैल्यू आ जाती है, हम आगे क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे तो उसमें हम देखेंगे R की जगह दूसरी कोई भी वैल्यू आ जाती है, तो हमारे पास जो B है उस वक्त का वो बन जाएगा नया A और जो R है वो बन जाएगा नया B। सो इसी मोमेंट में हम यहाँ पर चलेंगे और A इज इक्वल्स टू BQ प्लस R बार बार उस चीज़ को करते जाएंगे जब तक हमारा R 0 नहीं आ जाता। अब बात करते हैं जो इस चैप्टर का सेकंड मेन टॉपिक है वो है LCM, और या फिर बात कर सकते हैं LCM के पहले मैं बात करना चाहूँगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। सो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या बोलता है कि हर कॉम्पोजिट नंबर
ठीक है। हर कॉम्पोजिट नंबर, अब यहाँ पर देख लेते हैं, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, टू प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, और ये प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स हर नंबर के लिए यूनिक होगा। बात करते हैं जैसे कॉम्पोजिट नंबर, पहले तो होते क्या है, वो नंबर जिनके खुद या वन से ज़्यादा फैक्टर हो। जैसे प्राइम नंबर्स तो होते हैं कि जिसके वन और वो खुद ही फैक्टर होते हैं, तो वैसे ही कॉम्पोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिसके खुद, मतलब अगर मैं बात करूं 4 की, तो 4 का फैक्टर 4 भी है, 1 भी है, बट उसके अलावा एक और फैक्टर है 2। तो इसी तरह ये कॉम्पोजिट नंबर होते हैं, और हर कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट्स में शो करा जा सकता है। और इसमें एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, हर कॉम्पोजिट नंबर का ये जो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम जब प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स निकालते हैं, हर एक जो एंटिटी होगी वो यूनिक होगी। फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर इंटू 3 अगर बात करूं, 4 3 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, तो 12 जो होगा उसके लिए हो गया 2 स्क्वायर इंटू 3। अब मैं बात करता हूँ 2 क्यूब इंटू 3, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। अब 12 एंड 24 दो नंबर्स हैं हमारे पास, और दोनों के यूनिक प्राइम प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स हैं। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये बिल्कुल अलग होंगे। अब इसी मेथड को यूज़ करके हम HCF भी निकाल सकते हैं, LCM भी निकाल सकते हैं। और अब बात करते हैं LCM निकालने की, तो वहाँ पर लीस्ट कॉमन मल्टीपल हम इसको बोलते हैं। लीस्ट कॉमन मल्टीपल में हमको एक मेथड यूज़ करना है कि भाई जो प्रोडक्ट्स हैं आपके दो नंबर्स के, फॉर एग्जांपल बात करते हैं प्रोडक्ट्स बनेंगे, जो प्रोडक्ट ऑफ प्राइम बनेंगे, एग्जांपल 2 इंटू 2, और एक में बन रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब बात करते हैं कि 2, एक में तो है 2 इंटू 2 दैट इज़ 2 स्क्वायर, दूसरे में है 2 स्क्वायर इंटू 3। तो हमारे पास जो LCM आएगा वो होगा 2 स्क्वायर इंटू 3। जैसे 2 स्क्वायर कॉमन वाला टर्म ले लिया। अब बात करते हैं किसी के पास 2 स्क्वायर और दूसरे नंबर में था 2 क्यूब इंटू 3, तो वहाँ पर 2 क्यूब आ जाएगा। हाईएस्ट नंबर ऑफ, मतलब कॉमन डिजिट्स अगर 2 है हमारे पास, तो उसका हाईएस्ट जो पावर होगी वो साथ में ले लो। अब उसके बाद इंटू जितने बचे हुए नंबर है, इंटू 3 इंटू 7 या जो भी बचे हुए नंबर है वो ले लो, वो तो LCM हो गया। इसी तरह HCF फाइंड आउट करना है तो भाई पेयरिंग बना लो। आसपास में कॉमन नंबर्स जैसे आ रहे हैं आपके पास 2 3 5, ये 3 कॉमन ले लो, 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। अगर इस तरह से कोई टर्म आपके पास है, हम क्वेश्चंस में देखेंगे तो आपको और बेहतर समझ में आएगा। तो उसमें से जो सबसे लोएस्ट पावर में होगा, ठीक है, कॉमन टर्म्स को हम लेंगे, सिर्फ कॉमन टर्म्स को अलग करेंगे, और बाकी जो सिंगल टर्म्स आ रही हैं अलग अलग, उनको अलग रख देंगे। सिर्फ कॉमन टर्म्स वाली जो होगी लीस्ट पावर के साथ, उसको हम ले लेंगे, वो हमारी HCF होगी। अब बात करते हैं कि कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स LCM और HCF से रिलेशन में हम देखेंगे। तो HCF कभी भी, पहला पॉइंट है, HCF कभी भी अपने गिवन दो नंबर्स का, अगर जिन भी नंबर का हम HCF निकालें उनसे बड़ा नहीं होगा। LCM की बात करते हैं तो वो जो भी नंबर्स दिए हुए तो उनसे कभी छोटा नहीं होगा। HCF इज द फैक्टर ऑफ LCM। LCM जो होगा, जो निकलेगा, बट जो HCF होगा उसका फैक्टर होगा हमेशा। LCM इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय द HCF। HCF जो होगा उस LCM को कंप्लीटली, मतलब उसको अगर डिवाइड करेंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर में, ठीक है। HCF ऑफ 2 कोप्राइम, मतलब 2 प्राइम नंबर्स का अगर मैं HCF लूँ तो क्या आएगा HCF 1। क्यों? क्योंकि अगर 2 और 3 एग्जाम्पल लेते हैं, 2 और 3 में फैक्टर क्या हो गया 1, कि 1 ही एक लौता ऐसा नंबर है जो 2 को भी डिवाइड कर सकता है और 3 को भी डिवाइड कर सकता है। अब बात करते हैं छठी जो पॉइंट है, LCM ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ गिवन कोप्राइम नंबर्स। मतलब अगर 2 कोप्राइम नंबर का LCM निकालूं, जैसे बात करते हैं फिर से 2 3 या 2 5 या 3 5 या 5 7, तो अगर इनका LCM निकालोगे तो प्राइम नंबर है और कोई नंबर इनको डिवाइड कर नहीं सकता, तो खुद है। तो LCM ऑफ 2 कोप्राइम नंबर्स, अगर 2 कोप्राइम नंबर है तो LCM क्या होगा? उनका प्रोडक्ट खुद, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स इज इक्वल्स टू HCF इंटू LCM। अगर मेरे को 2 गिवन नंबर किसी का भी निकालना है, अब इसके रिलेशन में भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, एक नंबर दिया हुआ है, दूसरा नंबर निकालना है, या 2 नंबर दिए हुए हैं, HCF दिया हुआ है, LCM निकालना है। इक्वेट करके हम इस तरह से हम क्वेश्चन करेंगे। बात करते हैं इस चैप्टर के 5वें मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट की, दैट इज इरैशनैलिटी ऑफ नंबर्स, और 6वां पॉइंट है हमारा डेसिमल एक्सपेंशंस। तो इस पूरे चैप्टर में ये तो LCM HCF से रिलेशन में क्वेश्चन हो गए, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। अगला जो क्वेश्चन बनेगा वो बनता है √2 को इरैशनल प्रूव करो, या 2√2 को इरैशनल प्रूव करो, या 3 + 2√2 को इरैशनल प्रूव करो। इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। तो RBSE में इस तरह के क्वेश्चंस कई बार पूछे जा चुके हैं। आप लोग इस क्वेश्चंस को एक ही स्टेटमेंट्स, मतलब जब एक, इनके 3 पैटर्न हैं, या तो √2 या रूट में कोई x नंबर दिया हुआ है, आप ये समझ लीजिए √x को इरैशनल प्रूव करना है, या फिर एक होल नंबर के साथ रूट को जोड़ देंगे 2√2,
3√2, 5√2, 7√2, इसको इरेशनल प्रूव करो, या फिर एक एडिशन में जोड़ देंगे। तो इसके लिए हमें कुछ चीज़ याद रखनी है। सबसे पहला जो थ्योरम है हमारे पास, वो चीज़ हमें याद रखनी है। पहले तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, जो a अपन b के फॉर्म में या p अपन q के फॉर्म में नहीं फॉर्म हो सकते, सच एज √2, √3। और अगर इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होने वाले और चलते ही जाते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं इनके। ठीक है, अब बात करते हैं थ्योरम हमारे पास एक है, इफ अ प्राइम नंबर p कैन डिवाइड कंप्लीटली टू अ नंबर a स्क्वायर देन p विल ऑल्सो डिवाइड a। मतलब अगर हमने कोई प्राइम नंबर सपोज करा, हम जो अभी आगे आप जब क्वेश्चंस देखेंगे तो उसमें हम सपोजिशंस करते हैं, अज्यूम करते हैं कि √2 को इरेशनल मानेंगे और फिर उसको आगे करेंगे, तो वो प्रोसेस बताएंगे। बट उसमें एक और चीज़ होती है, अगर कोई चीज नंबर रैशनल है तो वो उस इक्वल्स टू a/b, कोई a/b या p/q या x/y, दो टर्म्स होंगी, तो उन दो टर्म्स को हम मानते हैं को प्राइम नंबर्स। ठीक है, हमेशा इस तरह से वो स्टेटमेंट्स इसी तरह से चलते हैं और इसी तरह से फॉर्म होता है और इसी के बेसिस पर हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो को प्राइम नंबर्स में सबसे पहली थ्योरम जो यूज़ होगी वो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में, इस तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में मदद करेगी कि अगर कोई प्राइम नंबर है वो a स्क्वायर, मतलब किसी नंबर के स्क्वायर को अगर वो कंप्लीटली डिवाइड कर सकता है, या उससे डिवाइड मतलब वो 2, जैसे बात करते हैं कि p इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर या 3 स्क्वायर या b स्क्वायर, XYZ कुछ भी स्क्वायर, तो जो उसका रूट वाला फॉर्म होगा, मतलब अगर मैं स्क्वायर हटा दूं तो उससे भी वो कंप्लीटली डिविजिबल होगा। अब बात करते हैं सम ऑफ रैशनल और इरेशनल नंबर, हमेशा इरेशनल होगा। डिफरेंस हमेशा इरेशनल होगा। इसी तरह प्रोडक्ट रैशनल इरेशनल का हमेशा इरेशनल होगा, प्रोडक्ट, ठीक है ना। और इसी तरह क्वेश्चन, या फिर अगर मैं बात करूं, अगर डिवीजन करेंगे जब क्वेश्चन आएगा, ठीक है ना, डिवीजन करेंगे, जो आंसर आएगा हमारे पास जो आफ्टर डिवीजन, वो भी इरेशनल ही होगा। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर की, डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, अब इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि पूरा लॉन्ग डिवीजन मेथड ना करते हुए हमें बताना होता है कि इसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है। रैशनल नंबर की दो तरह की डेसिमल एक्सपेंशन या दो टाइप की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। तो पहली तो होती है कि टर्मिनेटिंग, जैसे 3.58, 6.70, 8.90, इस तरह की डेसिमल एक्सपेंशन होती है। पर वहीं पर दूसरी तरह की एक्सपेंशंस होती हैं 3.25555, 4.26666 या 6262626 पॉइंट के बाद। तो नॉन टर्मिनेटिंग पर रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग सिर्फ होगी तो वो इरेशनल हो जाएगी, पर उसके साथ वो रिपीट हो रही है, अगर ऐसी टर्म रिपीट हो जा रही और मतलब टर्मिनेट भी नहीं हो रही, तो वो क्या हो जाएंगे, रैशनल। तो कैसे पता लगाएंगे कि कोई डिवीजन करे बिना कि उसका डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेट हो रहा है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग वाला है? तो एक ही तरीका है, हम डिनोमिनेटर को हमेशा पकड़ लें। डिनोमिनेटर को पकड़कर उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एक बार देख लो, और सबसे पहले p/q फॉर्म में अगर है तो जब तक उसको एक बार सॉल्व कर लो कि उसके आगे वो सॉल्व ना हो सके, मतलब वो इस स्थिति तक आ जाना चाहिए क्वेश्चन। अगर लिखा है 21/7 या मैं बात करता हूँ 22/6, तो एक्चुअल में वो 11/3 है। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी तक उसमें से उसको पूरा एक स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं लाया है। तो हमेशा अपने क्वेश्चन को स्टैंडर्ड फॉर्म तक ले आओ कि भाई इसके बाद आगे सॉल्व नहीं हो सकता, ये एक्चुअली p/q फॉर्म में आ चुका है। तो इस चीज़ का सब ज़्यादा ध्यान देना। और उसके बाद नीचे का LCM आप एक बार देख लीजिएगा, डिनोमिनेटर, जो उसका डिनोमिनेटर पर हम फोकस करेंगे। डिनोमिनेटर के LCM में अगर 2 या 5 या 2 × 5, तो एक फॉर्म यहाँ पर आपको दिया हुआ है, मैं स्क्रीन पे मार्क करूँगा कि 2 × 5 के फॉर्म में या 2 की पावर n एंड 5 की पावर m के फॉर्म में है, तो आपका वो क्वेश्चन टर्मिनेट होगा। ठीक है, और अगर नहीं है, ठीक है, अगर नहीं है तो डेसिमल एक्सपेंशन किस तरह की वैल्यू रहेगी? अगर 2 की फॉर्म में नहीं है, फॉर एग्जांपल डिनोमिनेटर की वैल्यू 2 × 3 है, तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। और अगर 2 स्क्वायर × 5 स्क्वायर है, या 2 स्क्वायर है सिर्फ, या 5 स्क्वायर है सिर्फ, तो वो टर्मिनेटिंग है। तो मतलब डिनोमिनेटर में अगर 2 के फैक्टर्स में आ गया या 5 के फैक्टर में आ गया या 2 × 5 दोनों के फैक्टर में आ गया, तब तक वो टर्मिनेटिंग फैक्टर, मतलब टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस रहेंगे। अगर नहीं, कोई भी दूसरा तीसरा कोप्राइम नंबर आ गया, तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रहेंगे। तो यहाँ तो हम थ्योरेटिकल पार्ट चैप्टर का ओवर करेंगे, इससे जस्ट जुड़ा ही। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कुछ डेमो क्वेश्चंस, हम सैम्पल क्वेश्चंस लेंगे और इन सभी क्वेश्चंस को मैं
फ्रेम करूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन कब कब आए हुए हैं, मैं बताऊंगा आपको कब कब आए हुए हैं और इसको किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। इस थ्योरेटिकल पार्ट को आप स्टडी कर सकते हैं अलग से और इसको थरो स्टडी करके आप लोग रखें ताकि आप लोग क्वेश्चंस को ढंग से सॉल्व कर सकें। शुरू करेंगे अब क्वेश्चन से। मैं हर टाइप के क्वेश्चंस आपको बताऊंगा कि किस तरह से आपको क्वेश्चंस करने होंगे और हर तरह के क्वेश्चन को हम देखेंगे, समझेंगे कि किस तरह से उसको करा जाता है। ये प्रैक्टिस टाइम है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की मैराथन चल रही है, तो मैं हर तरीके के या हर सारे ही क्वेश्चंस नहीं लेने वाला हूँ। मैं हर तरीके के एक एक क्वेश्चंस अपन लेंगे और उसको समझेंगे कि कैसे करना है। चलिए शुरू करते हैं। सो हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला जो 2012 में बोर्ड में आ चुका है, व्हाट इज यूक्लिड डिवीजन लेमा। इसको एग्जाम में इस तरह से भी पुटअप करा सकता है, डिवाइन यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, जैसा मैंने शुरुआत में बोला था, एंड फाइंड द एचसीएफ ऑफ 196। कोई भी दो नंबर दिए हैं, जैसे यहाँ पर है 196 एंड 3820 3820 बाय यूजिंग यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। सो आपका सबसे पहला पार्ट है कि भाई यूक्लिड्स डिवीजन लेमा क्या है। सो आप सबसे पहले स्टेट करेंगे और लिखेंगे अपने सॉल्यूशन में। आप लोग अब ध्यान देंगे कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, स्टेटमेंट्स बहुत ज़रूरी होते हैं, स्टेटमेंट्स का आप बिल्कुल ध्यान रखें। डिविडेंड A इज इक्वल्स टू हमारा बी क्यू, मतलब डिवाइज़र दैट इज B इंटू क्वेश्चन। इनटू के लिए डॉट भी लगा सकते हैं, क्रॉस भी लगाइए, अगर आपको लगाते हैं तो भी आप करेक्ट हैं, डॉट लगाते हैं तो भी करेक्ट है। क्वेश्चन क्यू प्लस एक रिमाइंडर बचेगा हमारे पास, रिमाइंडर आर, दैट टर्म्स एज ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, वेयर जैसे हमने बात देखा था वैल्यू ऑफ आर लाइज बिटवीन 0 एंड b, मतलब r की वैल्यू या तो 0 के इक्वल होगी या 0 से बड़ी होगी और नहीं तो b से छोटी होगी, मतलब 0 से b के बीच में वैरी कर सकती है। चलिए एग्जांपल में जो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन में हमें जो टर्म्स दी हुई है जिनका हमें HCF निकालना है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके, तो वो है 196 एंड 3820 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो आपका डेफिनेशन टर्म तो पूरा हो चुका, ऊपर डेफिनेशन में आपने बता दिया, स्टेट कर दिया यूक्लिड्स डिवीजन लेमा। नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू टर्म्स गिवन, दैट इज a इज इक्वल्स टू, बड़ा नंबर हमेशा a होगा तो बड़े नंबर यहाँ पर है 3820 एंड b इज इक्वल्स टू 196, बिल्कुल सही। सो अब लिखना शुरू करेंगे अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स। आपको हर बार ये लिखना पड़ेगा, जब भी आप प्रैक्टिस भी करते हो घर पे तो आप हर बार इस चीज़ को लिखते जाएं। अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन लेमा a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जितनी बार लिखोगे उतना आपको और परफेक्ट होता जाएगा। यहाँ पर हमारे पास a है 3820 इज इक्वल्स टू 196 इंटू 19। आप इसको हमेशा अपने कॉपी में एक रफ कॉलम बनाइए इस तरह से और वहाँ पर इसको 3820 डिवाइड करके देखिए 196 क्या आएगा, तो यहाँ पर 19 आएगा आंसर। इसको आप जब डिवाइड करेंगे तो 19 आएगा। अभी हम इसको डिटेल स्टडी में नहीं करें बिकॉज हम आज समझ रहे हैं, तो आप इसको समझिए कि किस तरह से करना है। प्लस रिमाइंडर हमारे पास जो बचेगा वो है 96। नाउ आपको स्टेटमेंट लिखना है, सिंस r is not equals to 0, therefore हमारा जो b है, b is equals to new a is equals to 196 and r is equals to new b, r हमारा नया डिवाइजर बन जाएगा जो कि 96 है। अब सेम चीज़ अकॉर्डिंग टू यूक्लिड्स डिवीजन, शॉर्ट फॉर्म में लिखूंगा यूक्लिड्स डिवीजन लेमा EDL, वी कैन स्टेट दैट a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर एंड अब हमारे पास यहाँ पर a की वैल्यू क्या है, नया जो a है हमारा वो 196, बड़ा नंबर हमारा a है एंड अब हमारे पास b क्या है 96। सो अब हम 96 को इंटू 2 जब हम करेंगे जो कि हमारा q है तो रिमाइंडर आएगा हमारे पास 4। वापस वही चीज़, सिंस
r इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, जैसा मैंने बताया था r 0 हो जाता तो जो डिवाइज़र है b हमारा HCF आ जाता, ठीक है। तो अब r 0 नहीं है, फिर से वही, देयरफॉर b इज इक्वल्स टू न्यू a, जो हमारा b है वो अब नया a बन जाएगा, दैट इज़ 96, एंड r इज इक्वल्स टू न्यू b, नया डिवाइज़र बन जाएगा जो कि 2 है। तो अब वापस अकॉर्डिंग टू Euclid's EDL, Euclid's division lemma, we can state that a is equals to BQ प्लस R। तो अब हमारे पास A क्या है यहाँ पर, A है हमारा 96 एंड B है हमारा 4। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे, आप लोग मल्टीप्लिकेशन करिए, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 इंटू 24 इज इक्वल्स टू 96 एंड प्लस रिमाइंडर आ गया 0। तो अब वापस अब आपका स्टेटमेंट हो जाएगा एज, सिंस की जगह एज r इज इक्वल्स टू 0, दस HCF ऑफ, या देयरफॉर भी लिख सकते हो, HCF ऑफ 196 एंड 3820 इज जो B है, B इज इक्वल्स टू 4। तो इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हैं, हेंस प्रूव्ड। अब बात करते हैं दूसरे तरीके के क्वेश्चन की, ठीक है। ये तो यूक्लिड्स डिवीजन लेमा का क्वेश्चन होगा। इसी तरह से आपके पास और भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि यूक्लिड्स डिवीजन लेमा को यूज़ करके आप HCF निकालें, लिमिटेड क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं HCF, हमें प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या सिंपल क्वेश्चन आ गया, फाइंड HCF ऑफ 44 एंड 99। इसको आप दोनों तरीकों से कर सकते हो। ये क्वेश्चन आपका RBSC 2013 में आ चुका है, और अब इसको सॉल्व हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे कि 44, अब देखिए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लिखना शुरू करेंगे। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन सॉल्यूशन लिख देते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वी हैव टू नंबर्स दैट इज 44। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड हम कर लेते हैं। हमारे पास आएगा 2 2 ज़ा 4 एंड देन 2 1 1 एंड देन 11। बात करते हैं यहाँ पर दूसरे नंबर की 99। सो वी हैव 3 से जा रहा है प्राइम फैक्टर। सबसे छोटे से शुरू करा करिए, आप बड़े से मत करिए। आप बोलेंगे 11 से भी कर सकते हैं हम स्टार्ट। प्रोसेस हमेशा छोटे से बड़ा रखिए अपना, तो आपके लिए ज़्यादा आसान रहेगा। 3 3 ज़ा 9, 3 3 ज़ा 9, 3 1 1 एंड 11। सो हमारे पास अब नंबर्स आ गए। 44 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 11, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 11, एंड 99 इज इक्वल्स टू 3 इंटू 3 इंटू 11 इज इक्वल्स टू 3 स्क्वायर इंटू 11। अब यहाँ देखो कॉमन क्या है हमारे पास, कॉमन है हमारे पास ये टर्म। सो HCF के लिए क्या याद आया, HCF की बात करते हैं तो हम सिर्फ कॉमन टर्म लेंगे। अगर देयरफॉर अब मैं लिखते हैं HCF ऑफ 44 एंड 99 इज 11। तो यहाँ पर HCF आ गया। इसी तरह अगर LCM निकालने के लिए बोलते हैं, अभी LCM बोला नहीं है, मैं LCM भी निकालेंगे यहाँ पर। LCM की बात करते हैं तो LCM क्या आएगा, आपके पास बाकी जितने बचे हुए नंबर है, LCM इज इक्वल्स टू 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 11, दैट इज 2 2 ज़ा 4 इंटू 3 3 ज़ा 9 इंटू 11। 4 इंटू 9 इज 36 इंटू 11, and 36 into 11 is equals to 11 6 is 66, 6 carry 11 33 39 396। सो ये आपका LCM आ गया। अब बात करते हैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन की। सो वी हैव फाइंड HCF, ये 2014 का क्वेश्चन है। फाइंड HCF एंड LCM ऑफ 180 72 एंड 252। सो हमारे पास 3 टर्म्स दिए हुए हैं। सॉल्यूशन अब हम लिखना शुरू करेंगे। 180 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का ही यूज़ करेंगे हम। 2 9s are 18 and 0, 2 4s are 8 and 5s are 10। Now we have 3 1s are 3, 5s are 15, 3 5s are 15 and 5 1s are 5। साइमल्टेनियसली हम 72 साइड बाय साइड ही आप करें ताकि आपका कंपेरेटिव चलेगा, ठीक है। 2 into 36 are 72, 2 into 18s are 36, 2 into 9s are 18 and 3 3s are 9 and 3 1s are, and similarly over here 252 लास्ट नंबर जो हमारा है 252 है। सो 2 से शुरू करेंगे। 126 पहला टर्म, देन सेकेंड टर्म हमारे पास जो आएगी वो 2 इंटू 63, देन 3 2s are 6, 1s are 3, 3 7s are 21 एंड लास्ट डिजिट इज 7। सो दोस्तों अब हमें HCF ढूंढना है। पहले तो हम अब नंबर्स को लिख लें। तो इक्वल्स टू
हमारे पास फर्स्ट नंबर क्या था 180 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5. Similarly 72 is equals to 2 into 2 into 2 into 3 into 3. और अब हमारे पास लास्ट है 252 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7. सभी यूनिक हैं अपने आप में. इसको मैं और लिख सकता हूँ 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5. इसको लिख सकते हैं 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर. इसको लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 7. सो नाउ अगर एलसीएम निकालना है, बात करते हैं एलसीएम की. सो एलसीएम, पहले हम एलसीएम निकालते हैं या पहले एचसीएफ निकालते हैं. पहले एचसीएफ निकालते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए. लीस्ट टर्म अब हमें लेनी है कॉमन टर्म्स में से. तो अब इन तीनों में अगर नंबर्स में देखें तो देखो, एक तो ये कॉमन है, एक ये कॉमन है. अब यहाँ 2 कोई कॉमन है नहीं. सो वी हैव 3 इन कॉमन एंड 3 एक और जो है ये 1 2 1 2 1 2. मतलब अगर मैं स्क्वायर में देखूँ तो 3 स्क्वायर तीनों में कॉमन है. तो मैं यहाँ लिख देता हूँ. एक तो देखो 3 स्क्वायर, फिर क्या कॉमन है 2 स्क्वायर कॉमन है. आप बोलोगे यहाँ 2 क्यूब भी दिया हुआ है, नहीं 2 स्क्वायर. अब यहाँ पर सिर्फ कॉमन टर्म्स लेनी है, मतलब लीस्ट पावर्स में हम देखेंगे. एक्चुअल कॉमन टर्म्स जो है हमारे पास वो 2 के केस में हमारे पास यही है, ये रही, ये जो हमारे पास है ये टर्म है 2 के केस में. ठीक है ना. तो आप इस चीज़ पे ध्यान दीजिए. 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर. तो इसके अलावा कुछ कॉमन है नहीं, इसके अलावा कुछ कॉमन नहीं है. तो हमारे पास आता है टर्म 4 इंटू 9 इज इक्वल्स टू 36. तो 36 तो हो गया आपका एचसीएफ. एंड एलसीएम की बात करेंगे अब हम. तो एलसीएम में बाकी सारे नंबर्स आ जाएंगे. ठीक है. तो बाकी सारे नंबर्स में बात करते हैं. तो एक 2 बच गया था. तो हाईएस्ट पावर ऑफ 2 तीनों में क्या है 2 क्यूब. कॉमन में देख लेते हैं, हाईएस्ट पावर उठा ली 2 क्यूब इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7. हमारा टर्म आता है 8 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 7, जो बनेगा आपका 2520. सो दिस इज़ द एलसीएम. सो इसी तरह आप उसको एग्जामिनेशन में भी करेंगे अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो. बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की. हमारे फोर्थ ये एक और टाइप का क्वेश्चन है. ये आरबीएसई 2012 में आया हुआ है. विदाउट यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड. देखो हमने जो पढ़ा था कि डिनोमिनेटर को हम देखेंगे, लॉन्ग डिवीजन मेथड यूज़ नहीं करना है यहाँ पर. तो अब यहाँ पर अगर हम नंबर देखते हैं तो हमारे पास नंबर है सॉल्यूशन 17/8. सो नंबर हमारे पास ये है. डिनोमिनेटर इज़ 8. और इसका अगर रफ कॉलम में एलसीएम बनाओगे या प्राइम फैक्टर्स बोलोगे, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 8 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 2 4 4 2 8, यही होता है. ठीक है. आप एलसीएम कभी कोई बड़ा नंबर है तो एलसीएम लेके आप देख सकते हैं. रफ कॉलम में एलसीएम ले लो और फिर इस तरह से लिख लो प्राइम फैक्टर ऑफ 8 इज, या जो भी नंबर है वो आपका जो भी आ रहा हो. तो हमारे पास क्या आ रहा है 2 की क्यूब. तो अब ये देखो 2 क्यूब या 2 इंटू 5m की 2 इंटू 2n इंटू 5m के फॉर्म में है. ठीक है. अब इसको अगर हम देखते हैं 17/2 क्यूब इंटू 5 की पावर 0. किसी की पावर 0 क्या होता है खुद 1 इटसेल्फ. ठीक है. तो यहाँ पर देखो अब हम इसको यहाँ स्टेट कर सकते हैं एज डिनोमिनेटर, एज द डिनोमिनेटर is of the form 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m. देयरफॉर क्या होगा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग होगा. बिल्कुल सही. डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 17/8 इज या विल बी टर्मिनेटिंग. तो इस तरह से आपको स्टेटमेंट्स के साथ पूरी चीज़ लिखनी है, तभी आपको नंबर्स जॉट मिलेंगे. स्टेटमेंट्स की अपने आप में बहुत अहमियत है. प्लीज़ स्टेटमेंट्स पे फोकस करना. ये नहीं हो कि आप स्टेटमेंट्स नहीं लिखो और कट शॉर्ट में लिख रहे हो. हर एग्जामिनर जब कॉपी चेक करता है तो उसके पास एक लिमिटेड समय होता है, लिमिटेड टाइम, और नंबर ऑफ़ कॉपीज़ जो होती हैं बहुत ज़्यादा होती हैं. सो क्या होता है कंस्ट्रेंट बहुत बड़ा है एंड उसके साथ टारगेट भी अचीव जो करना है मेरे पास बहुत बड़ा होता है. तो अगर आप स्टेटमेंट्स प्रॉपर लिखोगे सो इट बिकम्स वेरी ईजियर फॉर द एग्जामिनर. जो कॉपी चेक कर रहा है, आपकी कॉपी जो चेक कर रहे होंगे, तो उनके लिए बहुत आसान होगा आपके स्टेटमेंट्स को देख के एंड ईजिली डिपिक्शन में आ जाता है कि हाँ भाई द स्टूडेंट नोज एवरीथिंग. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी इसी तरीके का है. द डेसिमल एक्सपेंशन
ऑफ 3/625 इज टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, वेरीफाई इट। पहले तो उसको वेरीफाई करना है, और दूसरा क्या बोल रहा है, एंड एक्सप्रेस द गिवन नंबर एज डेसिमल एक्सपेंशन। तो यहाँ डेसिमल एक्सपेंशन भी लिखने को बोला है, और ये आरबीएससी 2014 में क्वेश्चन आ चुका है, 2014। तो हमारे पास सोल्यूशन, अब नंबर करते हैं, यहाँ पर नंबर की बात करेंगे तो सोल्यूशन नंबर इज 3/625, सेम 625 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5। अब जब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तब आपको मिल जाएगा 5 × 5 × 5 × 5, या मैं इसको लिख सकता हूँ 5 की पावर 4, या इंटू 2 की पावर 0। 0 का पावर होता है, आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो 5m, और क्योंकि हमें 5m और 2n की फॉर्म में करना है। आप 5 ये नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, तो भी आपका आंसर इस तरह से आएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 3/5 की पावर 4 एंड एज डिनोमिनेटर लिखना पड़ेगा आपको, डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2 की पावर n × 5 की पावर m, therefore decimal expansion of 3/625 will be terminating। अब टर्मिनेटिंग है ये तो पता पड़ गया, डेसिमल एक्सपेंशन भी निकालना है। तो भैया आप अगर 3/625 को डिवाइड करने जाओगे और या 3/5 की पावर 4, तो थोड़ा सा आपको टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो मेंटोस की गोली खाओ और दोनों को ऊपर नीचे 2 की पावर 4 × 2 की पावर 4 मैं ये कर सकता हूँ, 1 ही होगा। तो भैया मेंटोस की गोली खाई हमने, और अगर इसको ये करते हैं 3 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16 एंड 16 3 हम यहाँ पर लिखेंगे 48। 48 अपॉन यहाँ पर हो जाएगा 10 की पावर 4, और इसी तरह हमारा आंसर आएगा 0.01234। ये आपका आंसर आ गया। सो भैया हमेशा अपने ध्यान रखना, क्वेश्चन को कैसे आसानी से सॉल्व करा जा सकता है उस पर हमें ध्यान देना, और मेंटोस की गोली खाना और खुश रहना। तो इसी तरह ये क्वेश्चन को सॉल्व करना था। और अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो लाइनअप में है, क्वेश्चन नंबर 6, ये एक और टाइप का क्वेश्चन है, और ये राजस्थान बोर्ड 2018 में आ चुका है। राइट द सम ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स ऑफ 196। आप में से सभी लोगों को क्या निकालना है, सम ऑफ। हमेशा क्वेश्चन पे आप ज़रूर ध्यान दें कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीधा धरते ही प्राइम फैक्टर करना है, प्राइम फैक्टर कर रहा है, प्राइम फैक्टर लिख दिया, वो नहीं भाई। यहाँ ये पूछ रहा है सम किसका, क्वेश्चन में लिखा है सम ढूंढना है, किस चीज़ का, पावर का, किसकी पावर का, प्राइम फैक्टर्स की पावर का। तो भैया पहले इसका हम 196 या जो भी नंबर आपको दिया हुआ हो उसका प्राइम फैक्टर निकालेंगे, और उसके बाद उसके प्राइम फैक्टर्स में कौन कौन सी पावर्स आ रही हैं उसका सम हमें करना है। तो राजस्थान बोर्ड में ये 2018 में क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था, आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए होता है कि भाई आप सोचोगे प्राइम फैक्टर्स को सम करके लिख देते, नहीं, प्राइम फैक्टर्स की पावर्स का। चलिए इसका प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे। सिंपल सॉल्यूशन के बाद अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमेशा आप एक स्टेटमेंट पर ज़रूर ध्यान दें। स्टेटमेंट्स डिफाइन योर आंसर एंड स्टेटमेंट्स गिव मोर क्लैरिटी, ज़्यादा आपकी वो दर्शिता जो आप दर्शाना चाहते हैं उसको क्लियर करता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, सो वी हैव गिवन नंबर इज इक्वल्स टू 196। प्राइम फैक्टर करेंगे 196 2 से, सो इट इज़ 98, देन 2 से इट इज़ 49, देन अब ये 2 से नहीं जा रहा है, 7 7s are 49 and 7 1s are 7. So what we have, we can write it as 196 कैन बी री रिटर्न, किसको वापस लिख सकते हैं हम 2 × 2 × 7 × 7, या फिर 2 स्क्वायर × 7 स्क्वायर। अब देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि हमारे पास पावर्स क्या हैं, 2 की पावर है 2 और 7 की पावर है 2। तो हमारे दो ही प्राइम फैक्टर्स थे यहाँ पर और पावर ये दी हुई। अगर कोई दूसरा नंबर भी होता, फॉर एग्जांपल 5 है जिसकी कोई पावर नहीं है, या 3 है, कोई ऐसा नंबर आ जाता बीच में जिसकी कोई भी पावर नहीं होती, फॉर एग्जांपल 2 स्क्वायर × 7 स्क्वायर × 5 या 2 स्क्वायर × 3 × 5, इस तरह से कोई नंबर होता, या 2 स्क्वायर × 3 × 5 स्क्वायर, तब आप क्या करते हैं, उसकी पावर्स लेते हैं। 2 की क्या पावर है यहाँ पर, जैसे 2 की पावर है हमारे पास 2, और यहाँ लिखिए आप नीचे स्टेटमेंट में सम
ऑफ पावर्स ऑफ प्राइम फैक्टर्स इज इक्वल्स टू, तो पावर क्या है 2 की हमारे पास, 2 प्लस 7 की क्या है 2। अब इसी तरह कोई तीसरा नंबर होता जिसकी कोई भी पावर नहीं होती तो 1 लिख देते, क्योंकि जिसकी कोई पावर नहीं है 1 हमें पता है यहाँ पर। तो 2 + 2 इज इक्वल्स टू 4, ये आपका आंसर आ गया। वेरी सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 7, हमारी लाइनअप का क्वेश्चन नंबर 7 है, राजस्थान बोर्ड में 2018 में आ चुका है। अब इसी तरह के क्वेश्चंस, इस जैसे मैंने बात करी थी कि एक HCF दिया हुआ है, LCM दिया हुआ है, या एक नंबर ढूंढना है, एक नंबर दिया हुआ है, HCF दिया हुआ है और LCM ढूंढने की बात कर रहे हैं, तो आपको आना चाहिए कि किस तरह से इसको करें। चलिए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। यहाँ पर हमारे पास क्या क्या दिया हुआ है। सो वी हैव, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज़ 525 and their HCF is 5, then find their LCM। सो हमें पता है कि फॉर्मूला क्या है गिवन। अब हम पहले लिखना शुरू करेंगे। गिवन दैट प्रोडक्ट, हमारे प्रोडक्ट जो 2 नंबर्स का दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू 525। एंड अब आप आगे लिखना शुरू कर सकते हैं। वी नो दैट, ओके हमने ये थ्योरेटिकली पढ़ा है, हमारे चैप्टर में है। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल्स टू क्या होता है, HCF इंटू LCM। ये हमारा फॉर्मूला हमने पढ़ा था और इसको यहीं यूज़ लेना है। और इसी तरह के आपके क्वेश्चंस और भी आ सकते हैं, राजस्थान बोर्ड का ये एक सिलेबाई में है, और इसी तरह के क्वेश्चन और भी आ सकते हैं जहाँ कोई एक चीज़ दी हुई है इनमें से और एक चीज़ निकालनी है। सो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स हम लिख देते हैं 525, और क्या दिया हुआ है हमें दिया हुआ है हमारे पास HCF 5, और हमें LCM निकालना है। LCM को ऐसे ही रहने देते हैं। सो LCM इज इक्वल्स टू 525 अपॉन 5, तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 105। सो LCM हमारा आ गया 105, वेरीफाइड, और आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लाइनअप का क्वेश्चन नंबर 8। ओके, हमने बात करी थी रूट के क्वेश्चन, इरैशनैलिटी के क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं। सो रूट के क्वेश्चन इस तरह से आते हैं कि भाई मैंने बताया था 3 चांसेस होंगे, या तो किसी एक इंटीजर के साथ जुड़ा हुआ नंबर होगा, या किसी प्राइम नंबर के साथ जुड़ा हुआ नंबर होगा। जैसे यहाँ पर हमारे पास प्राइम नंबर जुड़ा हुआ है 7, या 3√5 होता, या 2√5 होता, या 5√5 होता। अब इसी तरह से दूसरे नंबर होते हैं √5, केवल एक प्राइम नंबर दिया हुआ है, उसका इरैशनल प्रूव करना है, या 3 + √5, या 2 + √5, 5 + √5, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे आपके पास। तो पहले टाइप का क्वेश्चन है, ये राजस्थान बोर्ड 2019 में आ चुका है। लेट्स सी कि इसको किस तरह से इसका सॉल्यूशन आएगा। सो सबसे पहले आपके पास जो नंबर दिया हुआ है उसको इरैशनल प्रूव करना है। अब इसमें इरैशनल वाले क्वेश्चन में हमेशा उलट हम जो सॉल्यूशन का मेथड है वो उलट अपनाएंगे। अगर इरैशनल दिया हुआ है उसी तरह हम बोल देंगे कि भाई 7√2 को हम रैशनल मानते हैं, या 7√5 को हम रैशनल मानते हैं। तो उसी तरह हम यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेटमेंट, हर क्वेश्चन में लगभग हर क्वेश्चन में यही रहेगा, लेट 7√5 या जो भी नंबर आपको दिया हुआ है, जैसे यहाँ 7√5 है, बी अ रैशनल नंबर। अब भाई अगर किसी एक नंबर को हम रैशनल कब बोलते हैं कि वो A/B या P/Q के फॉर्म में शो हो सके, तो हम यहाँ लिखेंगे नेक्स्ट स्टेटमेंट हमारा हमेशा ये रहेगा, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट 2 को-प्राइम नंबर्स या इंटीजर्स भी आप लिख सकते हैं, बट मैं को-प्राइम लिखना पसंद करता हूँ, को-प्राइम नंबर्स A and B such that 7√5 इज इक्वल्स टू A/B। रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये कहती है कि भाई उसको A/B के फॉर्म में कर सकते हैं शो, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको और कैसे लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल्स टू A अपॉन, मैं 7 को उधर ले गया, 7 यहाँ मल्टीप्लाई में तो यहाँ डिवीजन में आ गया 7B। यह आपकी फर्स्ट इक्वेशन बन गई। हेलो, आंसू जी हैं, उनको बोलो अब कॉल मत करें, आ रहे हैं अभी थोड़ी देर में। कॉल मत करना, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ऊपर ना।
ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट अगेन। नहीं, यहाँ से ले लो ना, अपना रिकॉर्डिंग तो ऑन ही ऑफ कर ही नहीं। कोई इशू नहीं। 1 2 3 स्टार्ट। तो हम ये कह रहे थे कि भाई 7√5 इज इक्वल्स टू ए बाई बी, और इसी तरह अब हम आगे देखेंगे इसको और कैसे लिख सकते हैं। √5 इज इक्वल्स टू ए अपॉन 7b। 7 उधर मल्टीप्लीकेशन में था, इधर डिवीजन में आ गया, इसको हमारी इक्वेशन 1 बोलते हैं। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ शुरू होती है, इस क्वेश्चन को यहीं तक सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन में अब यहीं से आपको आंसर आपको मिल गया है, क्योंकि हमें प्रूव क्या करना था, 7√5 को रैशनल प्रूव करना था। बट हमें पहले से पता है कि √5 तो रैशनल है, ठीक है, और अगर √5 इरेशनल है तो रैशनल तो हो नहीं सकता, ठीक है। चलो यहीं से हम शुरू करते हैं। अब इसको यहाँ से एक्चुअल सॉल्यूशन आपका बिगिन हो चुका है। अभी तक तो स्टेटमेंट्स की बात हो रही थी, तो इस टाइप के क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट्स यहाँ पर खत्म। अब लास्ट जो एंडिंग स्टेटमेंट्स होंगे हमारे वो ये होंगे, क्योंकि मतलब सिंस ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड कोप्राइम, thus it is clear from equation 1 that √5 will be a rational number। क्योंकि ये जो पार्ट है a/7 भी हमारा एक रैशनल नंबर बन गया, क्योंकि वो नीचे 7 के मल्टीपल में आ गया, बट फिर भी a/b फॉर्म में है, ठीक है। इसको हम आगे लिख सकते हैं p/q फॉर्म में या किसी भी तरह, पर ये एक रैशनल नंबर है, a/b के फॉर्म में अभी भी है, बरकरार है। तो मतलब √5 भी हमारा रैशनल हो गया, विच या कॉमा लिख के यहाँ आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the very fact that √5 is a rational number, irrational number, is an irrational number। Thus, तो जब यही गलत प्रूव हो गया तो अब हमारा एंडिंग स्टेटमेंट रहेगा, thus our assumption that 7√5 is a rational number, हमने यही अज्यूम करा था ये रैशनल नंबर है, पर आगे जाके हमारा एजम्पशन, जब एक एजम्पशन गलत हो गया तो दूसरा एजम्पशन भी गलत हो गया। इसी तरह से हम प्रूव करते हैं सारे क्वेश्चंस को। Thus our assumption that 7√5 is a rational number is wrong। Therefore 7√5 is an irrational number। तो इसी तरह आप इसके जैसे क्वेश्चंस को प्रूव करेंगे। समझ में आ गया? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर लाइनअप में 9। फिर से वही है, प्रूव इरेशनल वाला है, बट यहाँ पर देखो कोई एक साथ में इंटीजर या कोप्राइम नंबर साथ में नहीं जुड़ा हुआ है। अब यहाँ पर एक √3 है, केवल एक नंबर है जिसको हमें इरेशनल प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे? इस क्वेश्चन में बेसिकली हम एक तरह से जो स्टेटमेंट लिखेंगे वही का वही है, बस यहाँ पर स्क्वायरिंग वाला मेथड यूज होगा। दूसरा, हम एक तरह से क्वेश्चन को बेवकूफ़ बना रहे हैं, ठीक है। अब आप देखते जाओ, बहुत मज़ेदार चीज़ है ये। देखते हैं इसका सॉल्यूशन कैसा होगा। आसान है, इसको बड़ा टिपिकल और उसको वैसे समझने की जरूरत नहीं। स्टेटमेंट सारे बराबर होंगे। लेट, हमारा पहला स्टेटमेंट क्या था? हाँ बिल्कुल, लेट √3 या जो भी नंबर हो बी अ रैशनल नंबर। दूसरा स्टेटमेंट हमारा इसी लाइनअप में, अगर ये रैशनल नंबर है तो ये a/b या p/q के फॉर्म में शो कर सकते हैं, तो हम वही लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 10 √3 इज इक्वल्स टू a/b। अभी तक हमने a/b को डिफाइन नहीं करा, अब हम a/b डिफाइन करेंगे। यहाँ पर ये थोड़ा सा मैंने अलग करा है ताकि आप लोग लिखने के ढंग अपने वे में लिख सको। 10 √3 इज इक्वल टू a/b के फॉर्म में आ गया। वेयर, अब यहाँ हम a/b को डिफाइन करें, भाई ये a/b है कौन, कौन सा इंसान है। वेयर a and b are co-prime numbers
दैट इज, आगे लिखना चाहते हैं तो ये भी लिखे, दैट इज ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर्स, इनका कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। ठीक है, चलिए इसको और कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, a इज इक्वल्स टू √3b मैं लिख सकता हूँ। हमारी जो ये इक्वेशन थी मैंने b इधर भेज दिया तो यहाँ यही होगा, a इज इक्वल्स टू √3b। चलिए a इज इक्वल्स टू √3b। अब यहाँ से कहानी शुरू होती है, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। क्या होगा अगर हम स्क्वायर करेंगे, a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। समझ में आ गया, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3 और b स्क्वायर साथ में। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर जैसे ये आ गया, ये स्टेटमेंट क्या आप आगे आप यही लिखेंगे, ये आपको एक आपका माइलस्टोन है आपके लिए। जैसे ये इस तरह का स्टेटमेंट आ गया तो मतलब यहाँ इस पूरे इक्वेशन को देख के हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर कि भाई जो 3 है वो a स्क्वायर को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, या मतलब उसका पूरी तरह से एक सॉल्यूशन आएगा। अगर मैं a स्क्वायर को 3 से डिवाइड करूं, ठीक है, 3 से, 3 के मल्टीपल में ये कोई नंबर है 3b स्क्वायर, कोई भी नंबर है, इस b को एक बार के लिए आप भूल जाओ, बट ये 3 इंटू कोई नंबर है। तो मैं बात करूं कि ये a स्क्वायर जो है वो 3 से कंप्लीटली, मतलब 3 उसको पूरी तरह डिवाइड कर रहा है, मतलब 3 के मल्टीपल में चल रहा है। अगर इसका डिवीजन करने जाऊं तो a स्क्वायर का 3 से, 3 एक प्राइम नंबर है। तो हमने याद हो तो एक शुरुआत में थ्योरम पढ़ी थी थ्योरेटिकल पार्ट में कि भाई कोई भी ऐसा नंबर का स्क्वायर अगर प्राइम नंबर उससे डिवाइड करता है तो प्राइम नंबर किसे और डिवाइड कर सकता है, उसके सिंपलर फॉर्म या अगर उसके स्क्वायर रूट फॉर्म को। मतलब अगर a स्क्वायर को 3 पूरी तरह से जीरो डिवाइड कर सकता है, रिमाइंडर 0 आएगा, तो a का भी रिमाइंडर 0 आएगा जब 3 उसे डिवाइड करेगा। तो ये एक थ्योरम है, तो और उसी थ्योरम का हम यहाँ यूज़ ले रहे हैं। ठीक है, देखते हैं किस तरह से आप लिखेंगे। अब इसको स्टेटमेंट में लिखना है, फ्रॉम द अबव इक्वेशन, इसको नंबर भी दे सकते हो और ऐसे भी लिख सकते हो, वी कैन से दैट a square is completely divisible by 3 और 3 हमारा एक प्राइम नंबर है। Therefore a will also be completely, पूरी तरह से, स्पेलिंग पे मत जाना, मेरी स्पेलिंग गलत हो सकती है, डिविजिबल बाय 3। ठीक है, यहां तक हमने लिख लिया। अब हम देखेंगे अगर ये 3 से डिवाइड हो सकता है तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, देयरफॉर वी कैन रीराइट द अबव इक्वेशन एज a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3c ब्रैकेट में फॉर सम इंटीजर c विच इज इक्वल्स टू b स्क्वायर। ठीक है, कोई एक इंटीजर ले लिया b स्क्वायर जो कि c के इक्वल है, तो a इज इक्वल्स टू 3c लिख सकते हैं यूजिंग वैल्यू ऑफ a इन फर्स्ट इक्वेशन में इसको इक्वेशन नंबर दे देता हूं ताकि आपको समझ में आए, 1, using value of a is equals to 3c, a square is equals to 3c in equation 1। equation 1 क्या थी हमारी, a is equals to √3b, a square, सॉरी इसको इक्वेशन देना है, सॉरी आपका जो इक्वेशन 1 है वो ये है, a square is equals to 3b square, so a square is equals to 3b square, ये आपकी इक्वेशन थी। इसको अब a की वैल्यू डालेंगे तो यहाँ पर आएगी 3c का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर। आगे और रीराइट करते हैं तो 9c स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3b स्क्वायर, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9। अब b स्क्वायर क्या हो गया हमारा 3c स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। ठीक है, इसके आगे करेंगे, मैं पहले क्वेश्चन ये हटा देता हूँ, हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है क्योंकि हमारे पेज कम पड़ रहा है, इसको नीचे ले लेते हैं, लेट अस टेक इट डाउन 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 डाउन। ठीक है, हमारे पास पेज काफ़ी आ गया। ओके, सो हमारे पास
बी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई 3c²। ओके, सो फ्रॉम हियर वी कैन सी दैट सेम इक्वेशन वापस, अब देखो सेम तरह की इक्वेशन वापस आ गई जैसे यहाँ पर थी। ये देखो ऊपर अपन चलेंगे तो ये देखो ये सेम तरह की इक्वेशन आई जैसे यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम सेम स्टेटमेंट वापस यूज करेंगे, 10 b² इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3, therefore b is also completely divisible by 3। अब दोनों ही नंबर a और b, अब देखना यहाँ पर जो है हमारे पास, क्योंकि a और b दोनों ही 3 से डिवाइड हो सकते हैं, तो हमने a और b को क्या बोला था, को प्राइम नंबर, मतलब उनका कोई भी एक से ज़्यादा फैक्टर नहीं होगा। हमने लिखा भी था इस चीज़ को, ऊपर अगर हम देखें तो ये देखिए हमने लिखा भी है इस चीज़ को, दैट इज a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर्स, बट यहाँ पर एक कॉमन फैक्टर आ गया 3, तो क्या हो गया हमारा एजम्पशन कि a और b को प्राइम नंबर से रॉन्ग हो गया। बस यही तो हमें चाहिए था। चलिए लिखते हैं हमारा स्टेटमेंट। सो फ्रॉम the above equation we see that a and b both have 3 as common factor, so दोनों का 3 common factor है, which contradicts our assumption that a and b both are co-prime। तो यहाँ हमारा चीज़ ख़त्म हो गया, तो दोनों ही को-प्राइम हो गए। अब हमारा कंक्लूडिंग स्टेटमेंट हमेशा काम करता है, और वो कंक्लूडिंग स्टेटमेंट क्या है कि हमारा जो पहला एजम्पशन था इसी बेसिस पे वो भी रॉन्ग है। देयरफॉर आर एजम्पशन दैट √3 इज अ रैशनल नंबर is wrong. Thus, √3 is an irrational number. So ये हो गया हमारा सॉल्यूशन एंड हेंस प्रूव्ड आप लिख सकते हैं स्टाइल में। नेक्स्ट हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वो भी इरैशनलिटी के क्वेश्चन वाले पैटर्न पे है। अब ये तीसरा टाइप का क्वेश्चन है जो इरैशनल का क्वेश्चन आएगा, जो कि किसी के प्लस माइनस, जैसे मैंने बताया था, एक इंटीजर दिया हुआ गया, एक प्राइम नंबर दिया है, उसके प्लस और माइनस एडिशन या सब्सट्रैक्शन में रहेगा। और जब भी कोई भी नंबर ऐड होता है, डिवाइड होता है रैशनल नंबर से, इरैशनल नंबर से, वो क्या होता है, इरैशनल। बट हम यहाँ डायरेक्टली इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका है। ये क्वेश्चन राजस्थान बोर्ड सप्लीमेंट्री एग्जाम 2017 में आया हुआ है, सो ये भी एक तरह का क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आ सकता है। और ये फाइनल तरीके का क्वेश्चन है, हमारे जो सारे क्वेश्चन हैं अब कंक्लूड हो चुके हैं। आप इस वीडियो को वापस पूरा बैक करके भी देखें कि किस किस तरह के क्वेश्चंस आपने देखे, उस क्वेश्चंस को जॉट डाउन करें एंड पर्टिकुलरली अपनी तैयारी को पूरा करें। कोई भी तरह का आपको कोई कन्फ्यूजन हो, किसी भी तरह का कन्फ्यूजन, आपके वीडियो के एंड में आपको कुछ नंबर्स दिए जाएंगे जिस पे आप अपने टेलीग्राम ऑफिशियल हमारा वेब चैनल है, उस चैनल पे आप हमारे अपने क्वेश्चंस को पुटअप कर सकते हैं, उस क्वेश्चंस को पूछ सकते हैं, और उन क्वेश्चंस का जवाब हम आपको जल्द से जल्द देंगे, आपके सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे। सो बात करते हैं इस क्वेश्चन की, चलिए प्रूव करना शुरू करते हैं। क्या है, प्रूव दैट 5 - √3 इज एन इरैशनल नंबर। वही पहली चीज़ सबसे कि भाई ये रैशनल है, बेवकूफ़ बनाना है हमको। हाँ, लेट 5 - √3 बी अ रैशनल नंबर। तो पहला स्टेटमेंट एज यूजुअल हमारा सेम हो गया, और इसी तरह दूसरा स्टेटमेंट, देन 5 - √3 इज इक्वल्स टू a/b, where a and b are co-prime पॉजिटिव। यहाँ मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा, एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म मत लिखिएगा, पॉजिटिव इंटीजर्स पूरा चीज़ लिखिएगा, co-prime positive integers such that, या इसको आप यहाँ से लिख सकते हैं इंटीजर्स। अब इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हैं, और
5 माइनस रूट 3 इज इक्वल्स टू ए बाई बी, हमारे पास ये इक्वेशन है, हमारी बेस इक्वेशन। इस इक्वेशन को कैसे लिख सकते हो, 5 माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट 3। मैंने क्या करा, रूट 3 को इधर ले गया और ए बाई बी को इधर ले आया। ठीक है, लेते हैं भैया एलसीएम। इसका एलसीएम क्या होगा, 5 बी माइनस ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू रूट 3। बस हमारा काम हो गया। Therefore, root 3 is also rational। क्या ये रैशनल है? नहीं। Thus, this contradicts, हर चीज़ कॉन्ट्राडिक्ट करती है ना, कॉन्ट्राडिक्ट्स आर very fact that root 3 is irrational. Thus, this also makes our assumption, हमने जो assume करा था कि a और b को प्राइम इंटीजर्स हैं, नहीं है, assumption wrong, that a and b are co-prime positive integers। therefore शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ मैं, प्लीज़ शॉर्ट फॉर्म एग्जाम में मत लिखेगा, SMS लैंग्वेज नहीं चलती एग्जाम में। therefore our assumption that root 5 minus root 3, sorry, 5 minus root 3 is rational is also wrong। Thus 5 minus root 3 is an irrational number। Hence proved। ये हमने सारे तरीके के क्वेश्चंस कर लिए हैं, आप इसको स्टडी कर सकते हैं, घर पे बैठ के प्रैक्टिस करें। अपने कोई क्वेश्चंस हो, डाउट्स हो, आप अपने टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट करें और हमें पूछ सकते हैं। आप कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करें और वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाना, क्योंकि आने वाले दिनों में लगातार वीडियोज़ आएंगे। इस मैराथन को पूरा देखना और अपनी एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे से करना। तो दैट्स ऑल गाइस, साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। गुड बाय, सायोनारा।